डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से के लर्न करते हैं तो आप एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 60 to 70% आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्टेज किए हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि फसल क्या होती है। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो वो फसल कहलाती है। और फसल को कितने भागों में बांटा गया है, तो फसल को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। फिर आगे आता है खाद तथा उर्वरक में अंतर बताइए। तो खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। खाद क्या होती है, पादप तथा जंतुओं से द्वारा बनाई जाती है, जबकि उर्वरक क्या होती है, फैक्ट्रियों के अंदर निर्मित किए जाते हैं। उर्वरक का क्या होता है, ज्यादा उर्वरक डालने से नुकसान हो जाता है पौधे को, जबकि खाद से अधिक नुकसान नहीं होता। इस तरह से आपको चार अंतर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंचाई किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित अंतराल पर पौधों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां हैं, तो आपको एक तो ड्रिप सिस्टम है और एक है आपके छिड़काव तंत्र। एक आपके छिड़काव है और एक आपके ड्रिप तंत्र है। छिड़काव में आपके फव्वारा विधि है, जिसके अंदर इसमें नोजल लगे होते हैं और फव्वारा विधि से पूरे पौधे को सिंचाई होती है। और ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी गिरता है। नाइट्रोजन चक्र का आरेख सहित वर्णन कीजिए। तो आपको नाइट्रोजन चक्र वर्णना है, जिसके अंदर आपको एक तो बिजली कड़कने वाला एग्जाम्पल देना है और एक आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो जीवाणु है वो किस तरह से नाइट्रोज को नाइट्रेट्स यौगिक के अंदर बदलते हैं। प्रतिजैविक क्या है। अगला है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। और इसकी सावधानियां, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, यदि आप एक पर्यावरण मित्र हैं तो आप क्या करेंगे। 5R सिद्धांत है। ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन है। 5R में रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इस तरह से आपको लिखना है। कृत्रिम रेशों के गुण लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, वह प्लास्टिक जो एक बार अगर अपनी आकृति में ढल जाए, गर्म करने पर उसे हम दूसरी आकृति में वापस नहीं ले जा सकते। जबकि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, हम गर्म करने पर उसे दूसरी आकृति में डाल सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक है। इनके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। धातु तथा अधातु में चार अंतर है, तो खूब अंतर है धातु अधातु में। धातु कठोर होती है, धातु कठोर नहीं होती है। धातु आघात वर्धनीय है, अधातु आघात वर्धनीय नहीं है। इस तरह से धातु में तन्यता होता है, तन्यता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़े तो क्या होता है, जब कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में छोड़ा जाता है तो हरे रंग की एक परत बनती है। ये जो हरे रंग की परत है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या होती है, मिश्रण होती है, जो आपको पेज नंबर आपको 46 के ऊपर मिल जाएगा। आगे विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अत्यधिक सक्रिय धातु, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को अपने स्थान से हटा देती है और खुद उस स्थान पर आ जाती है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अधातु के उपयोग, खूब सारे अधातु के उपयोग है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पेज नंबर आप निकाल लिए, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 51 पे आपको अधातु के सारे उपयोग मिल जाएंगे, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन है और बैंगनी रंग का विलेन जो आयोडीन है, एंटीबायोटिक के रूप में काम में लिया जाता है। इस तरह से सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि सोडियम एक अत्यधिक सक्रिय धातु है, इसलिए उसे क्या करते हैं, वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस को जल में रखते हैं। तो फास्फोरस को जल में क्यों रखते हैं, क्योंकि फास्फोरस भी क्या एक अत्यधिक सक्रिय धातु है। तो ये भी क्या करती है, वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है, तो इसे मिट्टी के तेल में न रख कर क्या रखते हैं, जल के में रखते हैं। नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्र में रखते हैं, क्यों। एल्युमिनियम पात्र में नींबू के अचार को यदि एल्युमिनियम के पात्र में रखते हैं तो क्या होता है भाई, नींबू क्या एक अम्ल है और एल्युमिनियम क्या एक धातु है,
जब कभी भी धातु यदि अम्ल से क्रिया करेगी तो एक लवण बनेगा और क्या बनेगी, एक गैस बनेगी, जिससे क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा। फिर आता है प्राकृतिक कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो कोयला इस विधि को, जिसमें लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आई थी, पृथ्वी पर उथल पुथल हो गई, तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हो गए थे, भूमि के नीचे दब गए। कालांतर के अंदर ये ताप ज्यादा हो गया, दाब हो गया, जिसके कारण पेड़ पौधे किस में बदल गए, कोयले में बदल गए, और इस क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अब आता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन कौन से हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, बिटुमेन प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होती है। ये आपको पेज नंबर 60 पे मिल जाएंगे। पेज नंबर 60, ये आपको पेज नंबर 60 पे मिलेंगे, पेज नंबर 60 पे। फिर आता है पीसीआरए। पीसीआरए क्या है, तो पीसीआरए है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये क्या करती है, एक सलाह देती है। ये आपको पेज नंबर आपको 61 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 61। इस पे ये सलाह देती है कि जब गाड़ी आप चला नहीं रहे हैं तो उसका इंजन बंद कर दीजिए, टायरों में हवा सही रखिए। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मोमबत्ती के ज्वाला, आपको मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न चित्र हैं जिसमें जलती मोमबत्ती बनाई हुई आपको बुक में मालूम ही है। अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मार्बल कैंसर पे टिप्पणी लिखी है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, इसका बड़ा आंसर है, इसे बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आता है राम ने 5 किलोग्राम ईंधन का दहन किया तथा उत्पन्न उष्मा का मान 20,000 किलो जूल था, तो ईंधन का उष्मीय मान निकाल। यह आपको इस तरह से करना है, 20,000 अपॉन 5 इजिकल टू, ये आ जाएगा आपके 4000। ये किलो जूल है तो किलो जूल ऑब्लिक किलोग्राम, ये इस तरह से आपको आ जाएगा। फिर आता है आदर्श ईंधन के गुण लिखिए। तो आदर्श ईंधन के गुण क्या है, आदर्श ईंधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छी तरह से लाया जा सकता है, धुआं कम देता है, राख नहीं देता है, इस तरह से गुण है। ये आपके कुछ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन किसे कहते हैं, कारण तथा परिणाम लिखिए। निम्न में अंतर बताइए, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। ये आपको अंतर बताने हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका। 23 नंबर क्वेश्चन है सजीवों में कोशिका मूलभूत इकाई है, इसको समझाना है। मानव तंत्रिका का नामांकित चित्र बनाना है, कार्य लिखना है। केंद्रक का वर्णन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चित्र के रूप में ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर जनान तथा मादा जनानांग का नामांकित चित्र। तो चित्र वाले क्वेश्चन के अंदर आप ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आंतरिक तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो वो ऐसा निषेचन जो किसी मादा के शरीर के अंदर होता है वो आंतरिक होता है, बाह्य निषेचन वो होता है जो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि पानी के अंदर हो सकता है। जरायुज और अंडपरजक। जरायुज क्या होते हैं, जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, और अंडपरजक जो अंडे देते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 विधियां को बताइए। तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, नर तथा मादा दोनों में से कोई एक जनन में भाग लेता है, वो जनन कहलाता है। 2 विधियां आप लिख सकते हैं, एक मुकुलन लिख सकते हैं, एक खंडन लिख सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 मेल में, 46 फीमेल में। इसमें से 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं, केवल एक जोड़ी दोनों में अलग अलग होते हैं। यदि एक्स एक्स होता है तो लड़की उत्पन्न होती है, यदि एक्स वाई उत्पन्न होता है तो लड़का उत्पन्न होता है। घर्षण मित्र तथा शत्रु दोनों है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको लिखना है, यानी कि घर्षण के लाभ और हानि बतानी है। वायुयान विशेष आकृति के बनाए जाते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए और सुनने की क्रिया विधि समझाइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कारण बताइए, कि ढोलक की आवाज तो दूर तक सुनाई देती है लेकिन बांसुरी की नहीं। तो यहाँ पर ये संबंध है प्रबलता से, और प्रबलता का सीधा सीधा संबंध होता है आयाम से, यानी कि ढोलक की जो आवाज है उसका आयाम क्या है, ज्यादा है,
जबकि बांसुरी की जो आवाज है उसका आयाम कम है, इसलिए ढोलक की आवाज दूर तक सुनाई देते हैं क्योंकि आयाम ज्यादा है। जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा ध्वनि प्रबल। लड़की की आवाज लड़कों से मधुर होती है क्योंकि लड़की की आवाज में क्या होता है, आवृत्ति अधिक होती है। 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है और लड़कों की जो आवाज होती है उसमें आवृत्ति कम होती है। यही कारण है कि आवृत्ति ज्यादा होने के कारण लड़की की आवाज क्या होती है, उसका तारत्व अधिक हो जाता है और तारत्व अधिक होने के कारण उसकी आवाज मधुर सुनाई देती है। तो मानव को के अंतर का चित्र बनाना है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? जब किसी विलयन में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन अपने आयन के अंदर, अवयव के अंदर विभाजित हो जाता है। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। विद्युत लेपन समझाना है। ये सरल विद्युतदर्शी को समझाना। जो सरल विद्युतदर्शी क्या होता है, इससे आवेशित वस्तु की पहचान होती है। भूकंप व तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय लिखने हैं। भू संपर्क भू संपर्क भू संपर्कण क्या होता है, मतलब आवेश का भूमि में जाना भू संपर्कण कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन को लिखिए। प्रकाश का किसी एक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नियमित और विसरित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन इस तरह से होता है, जैसे प्रकाश ऐसे आया, यहाँ से टकराया और वापस एक विशेष दिशा के अंदर चला गया। यहाँ प्रकाश आया, फिर एक विशेष दिशा के अंदर चला गया, प्रकाश आया, विशेष दिशा के अंदर चला गया। तो ये जो परावर्तन है, ये कौन सा है? नियमित परावर्तन है। यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक विशेष दिशा के अंदर, निश्चित दिशा के अंदर चला जाता है। जबकि विशिष्ट परावर्तन के अंदर ये जो प्रकाश आता है, ये चमक सतह क्या होती है, चिकनी होती है यहाँ पर। इसी कारण ये क्या होता है, निश्चित दिशा के अंदर जाता है। यहाँ पर जो सतह होती है खुरदरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो अनियमित दिशा के अंदर चला जाता है, कोई फिक्स दिशा नहीं होती है। तो इसको कहते हैं विसरित परावर्तन। अगला है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके नमूने के प्रश्न पत्र में RSCRT द्वारा पूछा गया है। सौर परिवार का आरेख चित्र बनाइए जिसमें आपको क्रम से ड्रॉ के नाम लिखना है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है और बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतन का अनुपात निकालिए। तो आपको इसमें क्या होता है, गोले का आयतन का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को हल करना है और इसमें आपके लगभग 1331 पृथ्वियां समा सकती है। 1331 पृथ्वियां इसके अंदर आ जाएगी। इसमें आपको लगाना है गोले का आयतन। बृहस्पति भी गोला है और पृथ्वी भी गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे भी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या है, बृहस्पति, और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का आयतन। यहाँ पृथ्वी का आयतन है, तो बृहस्पति का आयतन कितना है, 11 क्यूब, 11 गुनी है, तो 4/3 इंटू पाई, यहाँ कर देंगे 11 आर क्यूब, यहाँ कर देंगे 4/3 पाई केवल आर क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा, 4/3 से 4/3 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1331 और यहाँ बच गया, यहाँ आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 1। तो 1331 अनुपात 1, यानी कि 1331 पृथ्वियां इसके अंदर समा सकती है। अगला है वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण, अगर वायु के अंदर प्रदूषक की मात्रा आ जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। अवांछित पदार्थ जो मिल जाते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। और जल के अंदर यदि अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, यानी कि प्रदूषक पदार्थ मिल जाते हैं, तो जल प्रदूषण कहलाता है। कारण आपको बताने और रोकने के उपाय आप लेसन में से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें बताया है कि एक आपतित किरण परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन के अंदर परावर्तन के जो नियम है, जो पहला क्या है, तो परावर्तन का नियम का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। और सेकंड है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इसके कारण
आपतन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है तो y भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन। बेग की पट्टियां चौड़ी क्यों बनाई जाती है? अब देखो, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल कम होगा, सॉरी क्षेत्रफल यदि अधिक होगा, यानी कि पट्टियां अगर चौड़ी होगी, यदि पट्टियां चौड़ी होगी तो आपके शरीर पर उन पट्टियों का, उस बेग का बल क्या लगेगा, शरीर पर कम लगेगा, और शरीर पर बल कम लगेगा तो दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए बेग की पट्टियां क्या लगाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती है। पट्टी चौड़ी होने के कारण वो जो क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल अधिक के कारण बेग का बल कम लगता है, क्योंकि ये इससे उल्टा संबंध होता है। क्षेत्रफल अधिक बल कम, बल अधिक तो दाब, क्षेत्रफल यदि अधिक है तो बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो दाब भी कम लगेगा। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद ये तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब अपन 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं कि खरपतवार क्या होता है। वो आपको मैंने सामने लिख दिया कि खेतों में जो अवांछित पादप लगे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। एक खरपतवारनाशी का एग्जाम्पल बताना तो आप 2,4-D लिख सकते हैं। थ्रेसिंग क्या है? दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। टाइफाइड, अगला है कि टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो टाइफाइड और टीबी क्या होता है? जीवाणु द्वारा फैलते हैं। फिर आता है अतिसार और मलेरिया। अब प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले 2 रोग, अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा फैलते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वे सूक्ष्म जीव कहते हैं वे जीव जो इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, उस यंत्र का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला क्वेश्चन होता है कि वायरस द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। तो जुकाम और इन्फ्लुएंजा, यानी कि बुखार और खांसी, ये सब किसके द्वारा फैल रहे हैं? वायरस के द्वारा। अब बताओ, 2 कोई खाद्य परिरक्षक के नाम बताइए। 2 खाद्य परिरक्षक के नाम बताइए। तो 2 खाद्य परिरक्षक, एक तो सोडियम बेंजोएट है और एक सोडियम मेटाबाई सल्फाइड है। फिर आता है कि पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? यदि अपन किसी भी पेय पदार्थ को, लिक्विड पदार्थ को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए तो इस क्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। यीस्ट का उत्पादन किसके लिए होता है? अल्कोहल के उत्पादन के लिए यीस्ट का उत्पादन होता है। ब्रेड तथा इडली का फूलना क्यों होता है? क्योंकि ब्रेड और इडली जब फूलती है तो यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, इसके कारण वो फूल जाती है। जैव निम्नीकरण आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। वे सूक्ष्म जीवों द्वारा यदि कोई पदार्थ छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। रेयोन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। पीईटी, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पीईटी का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। मेलेमाइन, अच्छा देखो, ये मेलेमाइन और बेकेलाइट 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे हैं जो एक बार किसी आकृति में ढल जाते हैं तो उन्हें कितना भी गर्म करो वो दूसरी आकृति में ढलते नहीं है। मेलेमाइन और बेकेलाइट। और मेलेमाइन क्या है? अग्नि प्रतिरोधक है, और इसका यूज फर्श टाइल बनाने में, अग्निरोधक कपड़े बनाने में। और बेकेलाइट क्या है? ऊष्मा तथा विद्युत का कुछ अलग है। ये बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। फिर आता है पीवीसी। पीवीसी क्या है? पॉलीवाइलिन क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। अब आता है मिठाई व पान को सजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको सीधा सीधा लिखना है, मिठाई व पान को सजाने के लिए चांदी की वर्क, यानी कि चांदी मेटल काम में लिया जाता है, चांदी धातु काम में ली जाती है। और एल्युमिनियम फॉइल खाद्य पदार्थ को गर्म रखने के लिए, एल्युमिनियम जो फॉइल आपने देखी होगी खाद्य पदार्थों के ऊपर लपेटते हैं, वो खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए, रखने के लिए। अब आता है धातु जब भी अम्ल से क्रिया करेगा, धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए एक धातु है Zn और ये अम्ल मान लो HCl है, तो ये आपस में क्रिया करेगा तो बनाएगा ZnCl2 प्लस
हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये करती है पॉप साउंड के साथ उत्पन्न होती है। ये क्या साउंड उत्पन्न करती है? पॉप साउंड। और इसके पास जलते हुए तीले ले जाते हैं तो पॉप साउंड उत्पन्न करती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप साउंड उत्पन्न करती है, जिसके पास जलते हुए तीले ले जाते हैं? तो वो है पॉप, ये हाइड्रोजन गैस। अब धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति। आप एक ही याद करना, उल्टा इसका अम्लीय प्रकृति हो जाएगा। अधात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सड़क निर्माण में आजकल किस किसका उपयोग कर रहे हैं? पहले तो कोल तार का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम कर रहे हैं बिटुमेन का उपयोग। किसका कर रहे हैं? बिटुमेन का उपयोग। ज्वलन ताप। अब ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है, वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलता है वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ईंधन दक्षता का ऊष्मीयमान क्या होता है? किलो जूल पर किलोग्राम। ये याद रखना, यूनिट याद रखनी है। दहन के लिए 3 आवश्यकता बतानी है। दहन के लिए ईंधन होना चाहिए, दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी दहन होगा। दहन का मतलब जलना। और एक न्यूनतम ज्वलन ताप होना चाहिए। अभी ज्वलन ताप आपको बताया, वह न्यूनतम ताप जो किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक है। अगला आता है, अगला आता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या है? विशेष क्षेत्र में स्पीसीज क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है, किसी अन्य स्थान पे नहीं पाई जाती है। अगला आता है जैव विविधता। तो जैव विविधता होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न प्रकार की किस्में क्या कहलाती है? जैव विविधता। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक विशेष स्थान पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं अलग अलग ढंग के, वो जैव विविधता कहलाती है। फिर आता है 1 टन कागज के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है? जो बढ़िया पेड़ होते हैं 17 पेड़ों की कटाई होती है। प्रवास व रेड डाटा बुक। तो प्रवास क्या होता है? जिसमें कोई स्पीसीज एक विशेष मौसम के अंदर अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर प्रजनन हेतु चली जाती है, यह घटना प्रवास कहलाती है। और रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक के अंदर ऐसी प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है जो शीघ्र ही निकट भविष्य के अंदर विलुप्त होने वाली है। तो इसे इस ऐसी बुक को कहते हैं रेड डाटा बुक। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उत्तक समान कोशिकाओं के समूह, मतलब कोशिका एक ही प्रकार की कोशिका होनी चाहिए। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह जिनके कार्य भी क्या हो जाते हैं? समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं, आप बताएंगे अमीबा और पैरामीशियम। अगला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्ती में पाई जाती है। पेज नंबर आपको 96 है, जो भी पेंसिल से लिखे हुए हैं सारे पेज नंबर लिखे हुए हैं। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, इसी के कारण पत्ती क्या आ जाती है? हरी दिखाई देती है। पत्ती हरी दिखाई देती है। लैंगिक व अलैंगिक जनन और निषेचन। तो लैंगिक जनन की परिभाषा ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों ही आपस में जनन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। और अलैंगिक जनन जिसमें नर या तो नर जनन में भाग लेगा या मादा, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु से अंडाणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब आता है कायांतरण। कायांतरण कायांतरण का क्या है कि जब लार्वा होता है, लार्वा में कुछ विशेष परिवर्तन होता है और इस विशेष परिवर्तन के कारण वो एडल्ट में बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है, तो उस घटना को कायांतरण कहते हैं। मेंढक का जीवन चक्र बताना है जिसमें वो टेट बॉल से सीधा बनता है एडल्ट। तो 106 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। घर्षण का घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इसका क्रम बताइए। स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, सर्पिक घर्षण बल उससे कम होता है, ग्लोटनी घर्षण बल सबसे कम होता है। अगला है
अगला है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, 11 वर्ष की पश्चात शरीर 11 वर्ष की आयु के पश्चात शरीर में एक विशेष परिवर्तन होते हैं, जिससे यौनारंभ आरंभ हो जाता है, जो 19 साल की अवस्था तक चलते हैं, वो किशोर अवस्था है। हार्मोन, हार्मोन क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन होते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। यौनारंभ, यौनारंभ क्या है, यौनारंभ में जनन अंगों का क्या होता है, मैच्योरिटी होती है, जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जिसके द्वारा लड़की को या लड़कों में क्या हो जाता है, विभेदन किया जाता है, लड़की और लड़कों में क्या हो जाता है, फर्क मालूम किया जाता है। वर्षण, वर्षण कौन सी नर जनन ग्रंथि है, और वर्षण से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से जो भी सारे मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर जो भी चेहरों पे दाढ़ी आना, मुच्छों का आना, शरीर बालों का अत्यधिक पाया जाना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण है। और मादा जनन ग्रंथि का नाम अंडाशय, और अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो एस्ट्रोजन के कारण लड़कियों की आवाज सुरीली होना, त्वचा पर कम बालों का होना, और चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का न पाया जाना, मासिक स्राव आदि। अब आता है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव क्या होता है, मादा में निषेचन न होने की अवस्था के अंदर गर्भाशय का जो मोटा स्तर होता है, वो ब्लड के साथ बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। और फर्स्ट बार जब ऋतुस्राव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब अंतिम ऋतुस्राव होता है, अंतिम ऋतुस्राव होता है, उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब आता है, ये रजोनिवृत्ति हो जाती है 45 टू 50 एज के बीच। आता थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है। यानी थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन पाई जाती है, और इस आयोडीन के कारण ही मेंढक में कायांतरण होता है, ये ध्यान रखना। अग्नाशय, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज हो जाती है। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटराइन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन निकलता है, जो कि वृद्धि को प्रभावित करता है। इसकी अधिक सक्रियता से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है, और कम सक्रियता से व्यक्ति बौना रह जाता है, या अधिक लंबा हो जाता है, यानी कि राक्षस की तरह हो जाता है। अभी बताया था थायरोक्सिन हार्मोन के कारण टेडबॉल का कायांतरण किसमें होता है, मेंढक में। और आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है। बल व दाब, अभी बताया था खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और दाब बराबर, अभी भी आपको बताया था कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो इसकी इसकी यूनिट होती है पास्कल। एक और यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर्व्य व असर्व्य ध्वनि, वे ध्वनि जो कान से सुनाई देती है सर्व्य ध्वनि कहलाती है, असर्व्य ध्वनि कान से सुनाई नहीं देती। तो सर्व्य ध्वनि कौन कौन सी है, सर्व्य ध्वनि है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये तो है सर्व्य ध्वनि। और असर्व्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि असर्व्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 से हर्ट्ज से अधिक ध्वनि परासर्व्य ध्वनि कहलाती है, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि असर्व्य ध्वनि कहलाती है। फिर आता है आवर्ती क्या है, एक सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या आवर्ती कहलाती है। इसका मात्रक है कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज। एक ढोलक 4 सेकंड में 40 कंपन करता है, इसका आवर्तकाल या आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती बराबर, अभी बताया मैंने आपको, आवर्ती बराबर होता है कंपन बटा कंपन में लगा समय। तो कंपन कितने हैं, 40, और सेकंड समय कितना है, 4 सेकंड। काटो, कितनी बार कैंसिल हो गया, 10। ऊपर कौन है कंपन, तो कंपन लिख दो, नीचे कौन है समय, सेकंड लिख दो। 10 कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। और आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा आवर्ती।
1/आवर्ती। तो आवर्ती कितनी आई 10, तो अब आ गया 1/10 सेकेंड। ये आपके आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना आया 1/10 सेकेंड, और आवर्ती कितनी आई 10 कंपन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित मेघ गर्जना यानी कि बिजली चमकना और उसकी बिजली चमकने की गर्जना, मेघ गर्जन, बादलों की गर्जन साथ में सुनाई देती है, लेकिन मेघ गर्जना बाद में सुनाई देती है लेकिन तड़ित पहले दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की जो स्पीड है वो ज्यादा है, जबकि साउंड की स्पीड क्या है, कम है। साउंड की स्पीड है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की। तो ये ज्यादा है, प्रकाश की स्पीड ज्यादा है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि की स्पीड कम है तो ये थोड़ी बाद में सुनाई देती है। अवांछित ध्वनि शोर कहलाती है। भारत के 2 राज्य जहां पर अधिक भूकंप आते हैं, तो आप लिख सकते हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। अब आता है सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु की साइज के बराबर होता है। और जो हम समतल दर्पण की इमेज हम देख रहे हैं, वो इमेज और समतल दर्पण के बीच की दूरी, और समतल दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन का मान बराबर होता है। ये लाइन आपको एज इट इज रखनी है। समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर खड़ा दिखाई देगा, 2 मीटर। तो एक और एक कितनी हो गई, डबल हो गई। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है और रंग की सूचना भी देता है। तो शंकु में 2 काम हो रहे हैं, एक तो अधिक प्रकाश के लिए सुग्राही है और रंग की सूचना भी देता है। शलाका केवल मंद प्रकाश के लिए ही एक्टिवेट होती है। 2 तारामंडल के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ग्रेट बियर और ओरियन। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो आप लिखेंगे सीरियस या साइरस। फिर आता है कैसियोपिया। कैसियोपिया अंग्रेजी के किस आकार का होता है, एम आकार का होता है या डब्ल्यू आकार का होता है। ये आपको बता दिया। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा मात्र उपग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। शुक्र तथा यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये अपवाद है, जबकि पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की। तो ऐसे 2 ग्रह के नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, तो वो शुक्र और यूरेनस है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह कृत्रिम उपग्रह किससे कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कौन से उपग्रह कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और किसी उनके उपयोग बताने आपको, मौसम संबंधी सूचना के लिए, लाइव प्रसारण के लिए। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, इंडिया के द्वारा छोड़ा गया आर्यभट्ट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ग्रह लाल है, मंगल ग्रह लाल है। बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है, कितनी 1300। मेरी आयु 15 वर्ष है, और एग्जिट कितनी बताई थी अभी, 1331 बताई थी अभी अपने 11 की क्यूब निकाली थी जब, कितना आया था 1331। मेरी आयु 15 वर्ष है, मैंने पृथ्वी की कितनी परिक्रमा कर ली, आपकी जितनी एज है उतनी आपने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यदि 20 वर्ष होती तो 20 परिक्रमा कर ली, ठीक है। मेरी आयु 15 वर्ष है तो मैंने 15 परिक्रमा कर ली। शनि का घनत्व जल से कम है, इसलिए यदि शनि को यदि पानी में डाला जाएगा तब वो तैरता हुआ प्रतीत होगा। हेली जो धूमकेतु है, हेली नाम का धूमकेतु हर क्षेत्र वार दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखाया गया था, तो अब कौन से साल में दिखाई देगा, तो 1986 में 76 जोड़ देंगे तो आपके 2072 आएगा, यानी कि अब 2072 के अंदर दिखाई देगा। तारों की दूरियां किस में नापी जाती है, प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। अब ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं,
जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहा जाते हैं। तो मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच जो पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के परिक्रमा करते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य विधि कौन सी है? क्लोरीनीकरण। इस क्लोरीनीकरण के अंदर क्लोरीन वाटर मिलाया जाता है या विरंजक चूर्ण डाल दी जाती है या क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और मेथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मान लो अगर इसमें नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन क्या हो गई? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रदूषक आपको 250 नंबर पेज के ऊपर मिलेगा। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं। गंगा सफाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1985 में। ये गंगा कार्य परियोजना 1985 में स्टार्ट हुई थी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छी तरह से लर्न करें और आपके ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने आपको कोई सीधा सीधा पेपर नहीं बताया, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। आप इनको देखो, पढ़ाई करो। और आगे है WWF का पूरा नाम है विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड वाइड फंड। प्रमुख वायु प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूरा नाम CFC का क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सौर परिवार में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह होते थे, अब क्या है? 8 ग्रह, क्योंकि जो प्लूटो ग्रह क्या हो रहा था? वो यूरेनस उसकी वरुण की कक्षा के अंदर आ रहा था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। यदि 16 सेकंड तक या इससे अधिक देर तक किसी स्थिर वस्तु को उसके पास से निकाला जाए तो आपको गतिशील अवस्था के अंदर आपको दिखेगी। पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण के अंदर दायां भाग आपको बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होने के कारण प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जिससे क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। लाइट इलेक्ट्रोड डायोड, LED का पूरा नाम है लाइट इलेक्ट्रोड डायोड। लाइट इलेक्ट्रोड डायोड। कंपन का आयाम अधिक होता है, यानी कि प्रबलता अधिक है, और प्रबलता अधिक होगी तो ध्वनि दूर तक सुनाई देगी, ध्वनि प्रबल होगी। कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो उसका तारत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और तारत्व अधिक हो जाता है वो आवाज क्या हो जाती है? सुरीली। यही कारण है कि लड़की की आवाज सुरीली से सुनाई होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, कंपन माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, जैसे ये माध्य स्थिति है तो इसके इर्द गिर्द होने वाली गति ये क्या कहलाती है? कंपन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं, इनको आप लर्न कीजिए और आप 8th के अंदर अच्छे से मार्क हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।